दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट की गहराई में उतरेंगे जिसने साउथ एशिया के नक्शे को लिटरली पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है 1971 के उस इंटेंस संघर्ष की जिसने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। 90,000 सुनने में ये बस एक बड़ा नंबर लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, 16 दिसंबर 1971 को लगभग 90,000 सैनिकों ने एक ही दिन में सरेंडर कर दिया था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर II के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी फौज को अचानक अपने हथियार डालने पड़ गए। इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एग्जैक्टली समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 5 मेन हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। विवाद की जड़ें, विद्रोह और शरणार्थी संकट, धैर्य की रणनीति, मल्टी फ्रंट युद्ध और आखिर में मुक्ति और समर्पण। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर, विवाद की जड़ें। आखिर इस टकराव का जियोग्राफिक और लिंग्विस्टिक डिवाइड क्या था? इमेजिन कीजिए 1947 में बना एक ऐसा देश जो भौगोलिक रूप से दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा हो। एक तरफ था वेस्ट, जो पॉलिटिकल पावर का मेन सेंटर था और जिसे पूरे बजट का 70% हिस्सा मिलता था, और दूसरी तरफ वहां से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था ईस्ट। ईस्ट की आबादी ज्यादा थी, लेकिन उनके अधिकार बहुत कम थे। भाषा का भी एक बड़ा गैप था। वेस्ट में लोग मुख्य रूप से उर्दू और पंजाबी बोलते थे, जबकि ईस्ट के लोग मोस्टली बंगाली बोलते थे। ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और कल्चर था ना, ये शुरुआत से ही एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गया था। फिर आता है 1970 का टर्निंग पॉइंट। इलेक्शन के नतीजे एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग थे। अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में 167 सीट्स जीत लीं। 313 सीट्स वाली नेशनल असेंबली में ये एक क्लियर कट मेजॉरिटी थी। लेकिन वेस्ट में बैठे पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री ने इस नतीजे को मानने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक जीत और दूसरी तरफ उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, इस चीज ने उस बड़े संघर्ष की फाउंडेशन सेट कर दी जो आगे होने वाला था। और यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट होती है दूसरे फेज में, रिबेलियन और रेफ्यूजी क्राइसिस। ये वो टिपिंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। गिरफ्तारी से ठीक पहले शेख मुजीबुर रहमान का एक बेहद शक्तिशाली ऐलान ब्रॉडकास्ट हुआ। उन्होंने कहा, यह शायद मेरा आखिरी संदेश हो, आज से बांग्लादेश स्वतंत्र है, अंतिम जीत हमारी है। इस एक स्टेटमेंट ने लोगों के अंदर दबी हुई आज़ादी की आग को अचानक से भड़का दिया। इसके बाद ग्राउंड रियलिटी बेहद खराब हो गई। मार्च 1971 में सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। आम नागरिकों पर भारी एक्शन लिया गया और कैजुअल्टीज रैपिडली बढ़ने लगी। इसके काउंटर में फॉर्म हुई मुक्ति बाहिनी, यानी बंगाली रेजिस्टेंस। हिंसा इतनी बढ़ चुकी थी कि अपनी जान बचाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज बनकर पड़ोसी देश इंडिया आ गए। अब आप खुद सोचिए, अचानक से 1 करोड़ नए लोगों की देखभाल करना। इसका इकोनॉमिक दबाव इतना ज्यादा था कि इंडिया को स्थिति संभालने के लिए 5 पैसे का एक स्पेशल रेफ्यूजी टैक्स तक लगाना पड़ गया था। इतने मैसिव ह्यूमन और इकोनॉमिक प्रेशर के बीच शुरू होता है तीसरा फेज, द स्ट्रैटेजी ऑफ पेशेंस। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें तुरंत रिएक्शन के बजाय सची हुई प्लानिंग पर फोकस किया गया। उस वक्त हर तरफ से प्रेशर था कि बस तुरंत मिलिट्री एक्शन लिया जाए, लेकिन जनरल सैम मानेकशॉ ने इस अटैक को डीले करने के 2 बहुत ही सॉलिड रीजंस दिए। पहला, इंडियन आर्मी को अपने ट्रूप्स सही जगह पोजीशन करने और सफिशिएंट गोला बारूद अरेंज करने के लिए वक्त चाहिए था। और दूसरा, जो कि एब्सोल्यूट ब्रिलियंट पॉइंट था, आने वाले मॉनसून की वजह से ईस्ट का इलाका दलदल में बदल जाता। साथ ही हिमालयस की बर्फ पिघलने से पासेस खुल जाते, जिससे चाइना के इंटरवीन करने का बहुत बड़ा खतरा था। उनका ये कैलकुलेटेड वेट करना एक डिजास्ट्रस 3 फ्रंट वॉर को अवॉइड करने के लिए बिल्कुल क्रूशल था। और पता है, बात सिर्फ जमीन पर ही नहीं चल रही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा था कि ग्लोबल सुपर पावर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने पाकिस्तान को ओपनली मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। इस ग्लोबल थ्रेट को काउंटर करने के लिए डिप्लोमैटिक अलाइनमेंट बहुत जरूरी थी। इसीलिए अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन के साथ एक हिस्टोरिक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। बिना इस डिप्लोमैटिक शील्ड के आगे का कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना लिटरली एक सुसाइड मिशन हो सकता था।
डिप्लोमेटिक तैयारियां जब सेट हो गईं तो हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे हाई ऑक्टेन पार्ट पर, द मल्टी फ्रंट वॉर, जो दिसंबर में पूरी तरह से इरप्ट हुआ। अब जरा देखिए कि दिसंबर की शुरुआत में इवेंट्स कितनी तेजी से एस्केलेट हुए। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया और इंडियन एयरबेसेस पर बमबारी की। सेम डे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली नेशन को एड्रेस करके युद्ध की घोषणा की, और अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स ने रिटेलिएशन में 120 हवाई सॉर्टीज कर डाली। वॉर अब लीगली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से फुल स्विंग में आ चुका था। नेवल स्ट्रैटेजीज की बात करें तो ऑपरेशन ट्रिडेंट एक कमाल का इनोवेशन था। इंडिया के पास रात में अटैक करने लायक बड़े शिप्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और शॉर्ट रेंज OSA क्लास मिसाइल बोट्स को बड़े जहाज़ों से टो करके यानी खींचकर रात के अंधेरे में कराची पोर्ट तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने दुश्मन के बैटलशिप्स और ऑयल टैंकर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ये टेक्निकल लिमिटेशन को माइंड पावर से हराने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। और लोंगेवाला की बैटल को तो कोई भूल ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने 45 टैंक्स की एक पूरी डिवीजन को रात भर आगे बढ़ने से रोके रखा। उन्होंने कॉन्टिन्यूअस लो कैलिबर फायर और बार्ब्ड वायर का ऐसी चालाकी से यूज किया कि सामने वाली सेना को लगा कि आगे बहुत बड़ी फौज और माइनफील्ड्स हैं। ये साइकोलॉजिकल ब्लफ पूरी रात चला, जब तक कि सुबह एयर सपोर्ट नहीं आ गया। ग्राउंड ट्रूप्स को जल्दी से कैपिटल तक पहुंचना था, लेकिन सामने थी मैसिव मेघना नदी और उसे ब्लॉक करके बैठी दुश्मन सेना। यहां काम आई एक और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, अशोकगंज बाईपास। सीधे लड़ने और टाइम वेस्ट करने के बजाय MI हेलीकॉप्टर्स का यूज करके सीधा 4000 ट्रूप्स को हवा के रास्ते नदी के पार उतार दिया गया। इस रैपिड एयरलिफ्ट ने ब्लॉकेड करने वाली सेना को लिटरली टोटली यूजलेस बना दिया। इन सब स्ट्रैटेजीज के बाद अब टाइम आता है आखिरी और सबसे डिफाइनिंग फेज का, लिबरेशन और ढाका का फॉल। लेकिन ढाका पहुंचने से ठीक पहले बे ऑफ बंगाल में एक प्रॉपर ग्लोबल थ्रिलर चल रहा था। US ने अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के साथ टास्क फोर्स 74 भेज दिया। UK ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी की तरफ निकाल दिया। पर ठीक उसी वक्त सोवियत यूनियन ने अपनी ट्रीटी निभाते हुए अपना पैसिफिक फ्लीट डिप्लॉय कर दिया और इन दोनों सुपर पावर्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि ग्लोबल सुपर पावर क्लैश बस होने ही वाला है। जब समुंदर का किस्सा वहीं रुक गया, तो आसमान में शुरू हुआ एक नेक्स्ट लेवल माइंड गेम, द टंगाई एयर ड्रॉप। हवा से 800 पैराट्रूपर्स ड्रॉप किए गए, लेकिन उनके साथ ढेर सारे जूते के डमीज यानी पुतले भी गिरा दिए गए। दूर से देखने पर ये बिल्कुल असली सोल्जर्स लगते थे। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक ने पीछे हट रही फौज को इस कदर डरा दिया कि उन्हें लगा वो हजारों सैनिकों से घिर चुके हैं। और फिर आता है द फाइनल ब्लो, एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक। ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी और ठीक उसी वक्त MiG-21 फाइटर्स ने वहां एक बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक कर दी। इस एक हमले ने इतना पैनिक क्रिएट किया कि गवर्नर ने वहीं के वहीं तुरंत अपना रेजिग्नेशन लिख डाला। पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जो आखिरी उम्मीद थी वो वहां पूरी तरह टूट चुकी थी। जिससे हम वापस उस पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से हमने आज का ये विश्लेषण शुरू किया था। 16 दिसंबर, रामना रेस कोर्स का मैदान। जनरल न्याजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए और पब्लिक के सामने अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल GS अरोड़ा को सौंप दी। ये पब्लिकली अपनी गन सरेंडर करना इस बड़े वॉर का फॉर्मल और फाइनल एंड था। इस हिस्टोरिक सरेंडर के बाद के नतीजे बहुत बड़े थे। जो 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी थे वो सेफली अपने घर वापस लौट गए। शेख मुजीबुर रहमान इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने और एक बिल्कुल नए देश ने ग्लोबल रिकॉग्निशन के साथ स्क्रैच से अपनी रीबिल्डिंग की प्रोसेस शुरू कर दी। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। एक केयरफुली नापी तुली पेशेंस और स्मार्टली किया गया डिसेप्शन हमारे इस आधुनिक दुनिया की बाउंड्रीज को कितनी गहराई से बदल सकता है। इस एक इवेंट ने क्लियरली दिखाया कि सही टाइम का वेट करना और इनोवेटिव रणनीतियां सिर्फ बड़ी फौज होने से कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि मॉडर्न स्ट्रैटेजी का एक मास्टर क्लास है। इस इंटरेस्टिंग विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।